नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक छोटा सा टॉपिक है आपके पशुओं में प्रजनन के बारे में, उस पर देखेंगे कि प्रजनन की कौन कौन सी विधियां जो है पशुओं की ब्रीडिंग की होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। यद्यपि ब्रीडिंग का आपके पूरा इसी सेमेस्टर में आपके एक पूरा कोर्स है परिचयात्मक पशु प्रजनन के नाम से, लेकिन थोड़ा सा हम जैसे हम आगे जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस देखेंगे, अलग अलग पशुओं का ध्यान रखते हैं, तो उससे संबंधित जैसे हमने छोटा सा खान पान का देखा कल का जो वीडियो, ऐसे ही आज हम देखेंगे पशुओं में किस प्रकार से हम प्रजनन करवा सकते हैं, कौन कौन सी विधियाएं, कौन कौन से तरीके होते हैं जिनके द्वारा पशुओं में प्रजनन करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ब्रीडिंग के मुख्यतः आपको इस ब्रीडिंग को दो भागों में हम बांटते हैं। एक तरीका है इन ब्रीडिंग, अंतः प्रजनन, इन ब्रीडिंग अंतः प्रजनन, और एक तरीका होता है आउट ब्रीडिंग, बही प्रजनन। अंतः प्रजनन और बही प्रजनन दो प्रकार के तरीके हैं, अंतः प्रजनन और बही प्रजनन। नाम से जैसे स्पष्ट है अंतः प्रजनन, अंतः प्रजनन का मतलब क्या है, जिन दो पशुओं में प्रजनन करवाया जाता है वो क्या होते हैं, आपस में आंतरिक रूप यानी उनकी जो पीढ़ियों में वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, अंतः प्रजनन क्या होता है, ऐसे पशुओं में प्रजनन जो 4 से 6 पीढ़ी के अंदर आपस में संबंधित होते हैं। यानी ऐसे प्रजनन को हम अंतः प्रजनन कहते हैं, जिसमें जो प्रजनन जिन नर और मादा पशुओं में हम प्रजनन करवा रहे हैं, उन नर और मादा पशुओं का 4 से 6 पीढ़ी पूर्व के पूर्वजों में उनमें आपस में कोई ना कोई संबंध है। यानी 4 से 6 पीढ़ी का जो उनके पूर्वज, जैसे कोई दादा, कोई परदादा, सरदादा, ये जो हैं वो आपस उनके एक ही थे। ठीक है, यानी लगभग 4 से 6 पीढ़ी पूर्व है, उनके जो पूर्वज हैं वो एक समान पूर्वज है, वो 4 से 6 पीढ़ी पूर्व आपस में किसी न किसी प्रकार से वो संबंधित होते हैं। ठीक है, इस इन ब्रीडिंग को भी दो भागों में हम बांटते हैं। एक तो है क्लोज इन ब्रीडिंग और दूसरा है लाइन इन ब्रीडिंग। क्लोज इन ब्रीडिंग और दूसरा है लाइन इन ब्रीडिंग। क्लोज का नाम से स्पष्ट है, बहुत ज्यादा आपस में घनिष्ठ संबंधी, बहुत अधिक घनिष्ठ संबंधी नर व मादा के मध्य प्रजनन को क्या कहेंगे, क्लोज इन ब्रीडिंग। यानी ऐसे नर और मादा के मध्य प्रजनन जो आपस में बहुत अधिक घनिष्ठता से संबंधित हो। जैसे किसी नर का मादा से हमने प्रजनन करवाया और उस गाय के मान लो बछड़ी पैदा हुई, उस बछड़ी का उसी नर से वापिस संकरण करवाना। ठीक है, जैसे ये बुल है और ये काऊ है, इनका हमने संकरण करवाया, तो इनके फलस्वरूप जो इनकी जो बछड़ी पैदा हुई, जो काफ है, फीमेल काफ है, जिसको हम कह सकते हैं हीफर, इस हीफर का वापिस इसी बुल के साथ में, यानी पिता और पुत्री, ये जो है इन दोनों के मध्य जो संकरण है वो किस प्रकार का संकरण है, क्लोज इन ब्रीडिंग। ठीक है, पिता व पुत्री के मध्य संकरण। ऐसे ही जो माता व पुत्र, इनके मध्य संकरण। ठीक है, जो बछड़ा पैदा हुआ गाय के, वो बछड़ा ही जैसे ही वो प्रजनन योग्य हो जाता है और उसका और उसकी माता जो गाय है उसके साथ का संकरण, ये कैसा कहलाता है, क्लोज इनब्रीडिंग कहलाती है। या एक ही
जो इससे जो पहली बार जैसे हिफर प्राप्त हुई, दूसरी बार इनसे जो इन्हीं से जो बछड़ा प्राप्त हुआ, मेल काफ प्राप्त हुआ, जो मेल बुल है, इन दोनों यानी ये जो आपस में संबंधित क्या हो गए, बहन और भाई, इनके मध्य जो संकरण है वो किस प्रकार का कहलाएगा, क्लोज इनब्रीडिंग। यानी ऐसे नर और मादा के मध्य संकरण जो बहुत अत्यधिक घनिष्ठता से संबंधित हो, यानी जिनके मध्य जो एक या दो पीढ़ी पूर्व का ही उनके अंदर जो संबंधता हो, ऐसे नर और मादा का संकरण क्या कहलाता है, क्लोज इनब्रीडिंग कहलाता है। दूसरा लाइन इनब्रीडिंग। लाइन इनब्रीडिंग का मतलब ऐसे नर व मादा के मध्य संकरण जो 4 से 6 पीढ़ियों के भीतर आपस में संबंधित हो, यानी इतने अधिक संबंधित तो नहीं है, लेकिन फिर भी 5-6 पीढ़ियों के अंदर उनमें किसी न किसी प्रकार का कोई भी पूर्वज है वो समान था, ठीक है। ऐसे जो नर व मादा के मध्य संकरण को हम क्या बोलते हैं, लाइन इनब्रीडिंग, ठीक है। ऐसे नर व मादा के मध्य संकरण को क्या बोलेंगे, लाइन इनब्रीडिंग कहते हैं। तो इस इनब्रीडिंग से क्या होता है कि भाई जो होमोजाइगोसिटी है, ठीक है, यानी जो एक ही जीन के एक ही प्रारूप जो है उनका जो विद्यमानता है वो बढ़ती है। होमोजाइगोसिटी जो है वो संयुग्म से ज्यादा जो है वो इनमें संयुग्म की जीन की संख्या जो है उस पॉपुलेशन में बढ़ती है, होमोजाइगोसिटी है वो इनके अंतर्गत बढ़ती है। तो ये इसका एक है कि हमें जब भी शुद्ध, जैसे मेंडल ने जब पौधे प्राप्त किए, जैसे लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त किए, तो वो कैसे प्राप्त किए, लंबे 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 उनको इनब्रीडिंग करवा के, लंबे पौधों के लगभग इनब्रीडिंग करवाने से क्या प्राप्त हुआ, समयुग्म की जो जीन वाले लक्षण है वो उनको प्राप्त हुए। यानी समयुग्मता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको इनब्रीडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो इनब्रीडिंग का ये एक फायदा है कि आपको जब भी समयुग्मता बढ़ानी है किसी भी हर्ड के अंदर, तो आपको क्या करवानी चाहिए, इनब्रीडिंग आपको करवानी चाहिए, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं आउटब्रीडिंग के बारे में। आउटब्रीडिंग का तात्पर्य क्या है, ऐसे नर व मादा के मध्य संकरण या प्रजनन जो 4 से 6 पीढ़ियों तक आपस में संबंधित न, 4 से 6 पीढ़ियों के अंदर आपस में संबंधित न हो, ऐसे नर और मादा के मध्य जो संकरण होगा उसको हम क्या कहते हैं, आउटब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे अपने भी कहते हैं ना कि 4 गोत्र हटा के और फिर हम मतलब आपस में मतलब ब्याह शादी का प्रोग्राम करते हैं, जो लड़का लड़की के अंदर होता है 4 गोत्र डालते हैं ना, वो उसी प्रकार का वही सिस्टम है ये आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग का तात्पर्य क्या है, ऐसे नर और मादा पशुओं के मध्य संकरण करवाना है जो आपस में किसी प्रकार से 4 से 6 पीढ़ी तक आपस में किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। ऐसा जो संकरण है वो क्या कहलाता है, आउटब्रीडिंग कहलाता है, ठीक है। ये आउटब्रीडिंग भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जैसे कि हम इसमें 4 प्रकार देखते हैं। एक तो है आउट क्रॉसिंग, बही संकरण, आउट क्रॉसिंग। दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग संकर प्रजनन। तीसरा है ग्रेडिंग अप और चौथा है स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन।
आउटब्रीडिंग को इन 4 भागों में बांटते हैं, आउटक्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप और स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या क्या टर्म्स हैं इनके बारे में हम देखते हैं। तो आउटब्रीडिंग के बारे में आप समझ चुके हैं, ऐसे पशुओं के मध्य नर और मादा के मध्य संकरण जो आपस में 4 से 6 पीढ़ियों में संबंधित नहीं हो, ऐसे नर और मादा के मध्य संकरण को हम क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं आउटक्रॉसिंग। आउटक्रॉसिंग से तात्पर्य क्या है? आउटक्रॉसिंग से तात्पर्य एक ही नस्ल के नर व मादा के मध्य संकरण जो आपस में 4 से 6 पीढ़ी तक संबंधित न हो, जो आपस में 4 से 6 पीढ़ियों तक संबंधित न हो, ऐसे नर व मादा के मध्य संकरण जो एक ही नस्ल के हो, जैसे गिर नस्ल के हैं नर व मादा, या एचएफ के हैं, जर्सी के हैं। ठीक है, ऐसे नर व मादा के मध्य, ऐसे बुल और फीमेल काऊ के मध्य हम संकरण करवाएं जो एक ही नस्ल के हैं, लेकिन वो आपस में 4 से 6 पीढ़ियों तक आपस में उनके बीच में किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउट क्रॉसिंग कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउट क्रॉसिंग। दूसरी टर्म क्रॉस ब्रीडिंग। ये क्रॉस ब्रीडिंग यानी 2 अलग अलग नस्ल के नर व मादा प्राणी होंगे जो 2 अलग अलग नस्लों के होंगे, जैसे एचएफ का हो गया, गिर का हो गया, गिर साहिवाल का हो गया। तो अलग अलग नस्लों के मध्य 2 अलग अलग नस्लों के नर व मादा प्राणियों के मध्य संकरण क्या कहलाता है, क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। यानी क्रॉस ब्रीडिंग का तात्पर्य क्या है, दोनों जो नर व मादा पशु होंगे वो अलग अलग नस्लों से संबंधित होते हैं। ठीक है, स्पीशीज तो एक ही होगी, हालांकि प्रजाति एक ही होगी, एक ही प्रजाति के, लेकिन 2 अलग अलग जो नर व मादा, अलग अलग नस्लों के नर व मादा प्राणियों के मध्य जो है वो संकरण को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार की जो इनमें बांटा गया है, एक तो क्रिस क्रॉसिंग है और ट्रिपल क्रॉसिंग है। इसमें हम देखेंगे क्रिस क्रॉसिंग, ट्रिपल क्रॉसिंग की आप आगे देख लो। क्रिस क्रॉसिंग में तो क्या है कि अल्टरनेट, जैसे ए और बी के मध्य संकरण करवाया गया है, ए नस्ल का जो नर पशु है, बी नस्ल की मादा पशु है। ठीक है, इनके मध्य संकरण कराया गया, तो जो भी आपको ये मान लो एक्स प्राप्त हुआ है, ठीक है, इस अक्ष को फिर वापस किससे संकरण कराएंगे, ए से। तो जो भी मान लो y प्राप्त हुआ है उसको हम किससे संकरण करवाएंगे, b से। मतलब ये अल्टरनेट a से, फिर एक बार b से, फिर जो प्राप्त होगा उससे वापस a से, इसको वापस b से। ठीक है, जो भी प्राप्त होगा उसको वापस a से करवाएंगे, इसके बाद जो प्राप्त होगा वापस b से, यानी अल्टरनेट। इसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉसिंग, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉसिंग। और एक होता है ट्रिपल क्रॉसिंग, उसमें हम क्या लेते हैं कि 3 नस्ल लेते हैं, जैसे ए नस्ल ले ली, बी नस्ल, इनके मध्य संकरण से जो प्राप्त हुआ उसको हम तीसरी नस्ल सी से संकरित करवाएंगे। ठीक है, फिर जो भी मान लो प्राप्त हुआ है, मान लो पी प्राप्त हुआ है, उसको वापस ए से, जो क्यू प्राप्त हुआ उसको वापस बी से, जेड प्राप्त हुआ उसको वापस सी से। ठीक है, यानी इस प्रकार से हम अल्टरनेट 3 नस्लें लेंगे, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल क्रॉसिंग। इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये डिटेल हम जैसे प्रजनन वाली जो क्लासेस लेंगे उनके अंदर पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि क्रॉस ब्रीडिंग का तात्पर्य क्या होता है। 2 अलग अलग जो नस्लें हैं उनके मध्य क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। उसमें हम 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, जितनी नस्लें ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग का तात्पर्य है एक ही प्रजाति के 2 अलग अलग नस्लों के नर व मादा के मध्य संकरण को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप का क्या तात्पर्य, कोई भी गैर विवरणित, मान लो इस प्रकार का एक समूह है जिसका मतलब हम कह नहीं सकते कि उसका किस प्रकार की कोई ब्रीड भी है या नहीं है। गैर विवरणित जो है
नॉन डिस्क्राइब्ड कोई भी समूह है उसको हम किसी डिस्क्राइब्ड जो नस्ल के अंदर हम उस समूह को कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब 100 गायें हैं, उन गायों की आपको पता नहीं कि कौन सी नस्ल है, नॉन डिस्क्रिप्ट नस्लें, ठीक है, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सारों को किस में कन्वर्ट करना है, उसको गिर नस्ल में, इन 100 गायों को आपको किस में कन्वर्ट करवाना है, गिर नस्ल में। तो ऐसा तो नहीं कि जादू की छड़ी घुमाई सारी गिर में कन्वर्ट हो गई, सबका रंग लाल हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। इसके लिए क्या किया जाता है, एक तरीका हम अपनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग। इसमें क्या करेंगे, जो पहली जो पीढ़ी है, जो ये 100 गायें हैं, उनको सबको किससे संकरित कराएंगे, जो गिर नस्ल का बुल है उससे ही संकरण करवाएंगे। इनकी जो प्राप्त होने वाली जो F1 जनरेशन है उसको भी हम क्या करवाएंगे, F1 जनरेशन में कितने प्रतिशत गुण आ जाएंगे, 50%। इस F1 जनरेशन को वापस गिर से संकरित कराएंगे तो जो F2 जनरेशन आएंगे उसमें कितने आ जाएंगे, 75% गुण किसके हो जाएंगे, गिर के। क्यों 50% तो आएंगे, और फिर 50% को इससे और करवाएंगे तो उसके 50% और आ जाएंगे, यानी 75% आ गए। उससे प्राप्त जो होने वाली तीसरी जो जनरेशन है F3, उसमें कितने हो जाएंगे, 87%। इस प्रकार से हम जब 6वीं 7वीं जनरेशन पे जब जाते हैं तब क्या होगा कि लगभग 99% जो गुण है वो किसके हो जाएंगे, गिर नस्ल के हो जाएंगे, ठीक है। तो ग्रेडिंग से तात्पर्य क्या होता है कि जो गैर विवरणित कोई भी समूह होता है उसको किसी विवरणित नस्ल के भीतर हमें उस नस्ल के अंदर कन्वर्ट करना होता है, तो लगभग 6 से 7 पीढ़ियों तक उसी नस्ल के नर से बारंबार संकरण करवाना ही क्या कहलाता है, ग्रेडिंग अप कहलाता है। तो 6 से 7 बार एक ही नस्ल के नर पशु से आप संकरण करवाते हैं तो वो समूह जो है वो उसी नस्ल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक प्रकार से। जो 7वीं पीढ़ी आएगी, 6वीं 7वीं पीढ़ी, वो लगभग 99% जो है वो उसी समूह है, उसी नस्ल की होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग अप। तो किसी भी गैर विवरणित समूह को यदि किसी विवरणित नस्ल के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए कौन सा तरीका हम अपनाते हैं, ग्रेडिंग अप तरीका अपनाते हैं, ठीक है। और चौथा जो तरीका है वो है स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन। नाम से जैसे स्पष्ट है, प्रजाति संकरण। तो इसमें क्या है, दो अलग अलग प्रजातियों के, यानी इनकी क्या होगी, स्पीशीज ही अलग होगी, दो अलग अलग स्पीशीज के प्रजातियों के नर व मादा के मध्य संकरण। दो अलग अलग प्रजातियों के नर व मादा के मध्य संकरण। जैसे कि यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे, जो दोनों अलग अलग नस्लों के गिर और एचएफ का करवाने हैं, मान लो हम गिर या एचएफ या थारपारकर का करवाने हैं, ये तो क्या है तो गायें दोनों, भाई नस्लें अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं, प्रजातियां जो स्पीशीज है उनको ही अलग कर दिया। जैसे कैटल और बफेलो का, गाय और भैंस का संकरण करवा रहे हैं, तो उससे जो प्राप्त हो रहा है वो कैटल बोलते हैं उसको। ऐसे ही अधिकांश से जो संकरण करवाए जाते हैं, जैसे लॉयन एंड टाइगर के मध्य लाइगर प्राप्त हो रहा है। इनमें एक जो प्राप्त हुआ है काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है वो है, जिसका नाम है म्यूल। ये नर जो डोंकी है, नर गधा और मादा जो घोड़ी है, उनके मध्य संकरण से प्राप्त हुआ ये गधे के मध्य और घोड़ी के मध्य संकरण के फलस्वरूप एक जो प्राप्त होता है म्यूल। ये क्या है, काफी स्ट्रेटेजिक होता है, ये मतलब काफी ताकतवर है पशु, और इसमें दोनों के ही गुण हैं, ठीक है। और ये जो है काफी बोझा ढोने के लिए, पहाड़ी पे चढ़ाई करने के लिए उनके अंदर जो है वो काम में आता है, ठीक है। अगर इसका मान लो हम जैसे विपरीत, जैसे मान लो मादा जो है वो गधी और नर घोड़ा, उससे जो प्राप्त होने वाला जो संकरित पशु है उसको हम बोलते हैं हिन्नी। क्या बोलते हैं, हिन्नी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपको। म्यूल क्या है, गधा और घोड़ी के मध्य संकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। गधा और घोड़ी के मध्य संकरण से तो म्यूल प्राप्त होता है, और घोड़े और गधी के संकरण के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसका है हिन्नी नाम है, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार की संकरण की पद्धतियां हैं।
विभिन्न प्रकार के नर और मादा पशुओं के मध्य संकरण की पद्धतियां हैं, जिनके फलस्वरूप हम जो है एक और दूसरे मादा जो नर और मादा पशु हैं उनके मध्य क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, तो ये आउटब्रीडिंग के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? आउटब्रीडिंग के प्रकार हैं, जिनके मध्य आउटब्रीडिंग का मतलब क्या है? ऐसे नर और मादा के मध्य संकरण जिनमें आपस में कोई ज्यादा संबंध नहीं हो। ठीक है, ऐसे नर और मादा के मध्य संकरण। तो इसमें हमने देखा कि एक ही नस्ल के ले रहे हैं, एक ही नस्ल के नर और मादा ले रहे हैं, लेकिन वो आपस में 4 से 6 पीढ़ियों तक आपस में संबंधित नहीं है। उसको हम क्या बोल रहे हैं? आउट क्रॉसिंग। यानी कहाँ क्रॉस करवा रहे हैं? आउट यानी बाहर, यानी अपना जो कुनबा है, अपना जो हर्ड है, अपने जो पूर्वज है, उनके अलावा बाहर, जैसे हमारे भी हम जैसे करवाते हैं तो अपनी जो 4 गोत्र हैं उनको छोड़कर बाहर उन गोत्रों के अलावा हम करते हैं, तो उसको आउट क्रॉसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आउटब्रीडिंग का प्रकार है, लेकिन इसमें क्या है? एक ही नस्ल, मतलब नस्ल सेम ली जाती है, सेम रखी जाती है, उसके लिए हम क्या करें? आउट क्रॉसिंग। यदि दो अलग अलग नस्लें, तो वो तो वैसे ही डिफरेंट हो गए, उनके पूर्व समान नहीं होंगे वैसे भी, तो अलग अलग नस्लों के मध्य यदि हम आपस में क्रॉस करवा रहे हैं, संकरण करवा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, तो ये भी आउटब्रीडिंग का एक प्रकार है। क्रॉस ब्रीडिंग नाम से स्पष्ट है, संकर प्रजनन, संकरण करवाना है। संकरण किसके किसके मध्य संकरण? दो अलग अलग नस्लों के मध्य संकरण को हमें क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। और इसमें क्या है? प्रजाति एक ही होगी। ठीक है, एक ही प्रजाति के दो अलग अलग नस्लों के मध्य, और यदि प्रजाति ये दोनों अलग अलग होगी, उसको हम क्या बोल देते हैं? स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन। यानी स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन नाम से स्पष्ट है, प्रजाति संकरण, यानी दो अलग अलग जातियों के मध्य संकरण को हम क्या बोल देते हैं? प्रजाति संकरण। जैसे कि हमने देखा गधे की प्रजाति अलग है, कौन सा है? इक्वस एसिनस, और घोड़े की क्या है? घोड़े की क्या है? इक्वस कैबेलस। इन दोनों प्रजाति अलग अलग है, एक की तो एसिनस है, एक की कैबेलस है, उनके मध्य हम संकरण करवा रहे हैं। गाय और भैंस के मध्य संकरण करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन। यानी अलग अलग प्रजातियों के मध्य संकरण को हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन। और एक तरीका है ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप से क्या तात्पर्य है कि मान लो कोई भी एक समूह है, किसी प्रकार का भी कोई एक समूह है, गोवंश का, मान लो एक डेयरी फार्म है, उसमें जो गायें हैं वो सारी की सारी मान लो एचएफ क्रॉस है। एचएफ क्रॉस का मतलब क्या है? एचएफ की तरह दिखने वाली लेकिन क्रॉस ब्रीड से प्राप्त हुई एचएफ क्रॉस गाय। यदि हम चाहते हैं कि ऐसी गायों को हम कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, सारी की सारी गिर के अंदर कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो उन गायों को हम संकरित करवाते हैं। किससे? गिर नस्ल के बुल से संकरण करवाया जाता है। उनसे जो बछड़ियां प्राप्त होंगी उनको वापस गिर नस्ल के बुल से ही क्रॉस करवाएंगे, उनकी जो बछड़ियां होंगी वापस उनको गिर नस्ल से। तो इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी हम बार बार एक ही नस्ल के यदि नर पशु से बार बार संकरण करवाते हैं, तो 6 से 7 पीढ़ियों के पश्चात क्या होता है? उस समूह की जो सारी जो संततियां होंगी, वो संतति किस प्रकार की होंगी? उसी प्रकार की जिस प्रजाति, जिस नस्ल का क्या होगा? बुल होगा। तो जैसे गिर नस्ल से हम करवा रहे हैं तो 6, 6वीं 7वीं पीढ़ी के अंदर क्या होगा? जो बछड़ियां पैदा होंगी उनके 99% जो गुण होंगे वो किसके होंगे? गिर के होंगे। यानी जिस नस्ल का बुल है, जिस नस्ल का नर है, उसी में ही वो सारी सारी एक प्रकार से उसी प्रकार की सारी संरचनाएं वो हैं, वो सारे गुण जो है वो प्रदर्शित करती हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग अप। तो कोई भी यदि ये सामान्य किया जाता है, जो गैर विवरणित पशु होते हैं, जिनका मतलब कोई विवरण नहीं है, जैसे हमारे आवारा जो पशु घूमते रहते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक ब्रीड नहीं होती है, उनमें क्या होती है? क्रॉस ब्रीडिंग से एचएफ का क्रॉस किसी भी देसी नस्ल के बुल से करवा दिया, फिर जो बछड़ी हुई उसका वापस किसी भी गिर से करवा दिया, उससे बछड़ी हुई उसका थारपारकर से हो गया। इस प्रकार से जो पैदा होने वाली संतति है उसका कोई स्पेसिफिक होता नहीं है कि भाई उसका इसी प्रकार से कि भाई उसके जो लक्षण हैं वो कोई स्पेसिफिक हो, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उस नस्ल को हम गैर विवरणित नस्ल बोलते हैं, यानी ऐसी नस्ल जिसका कोई स्पेसिफिक विवरण नहीं है। ठीक है, उसको यदि हम विवरणित नस्ल में यदि कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं? हम ग्रेडिंग अप का तरीका अपनाते हैं। ठीक है, कौन सा तरीका अपनाएंगे? ग्रेडिंग अप। तो उसके लिए हम क्या करते हैं?
एक ही नस्ल जो जिस नस्ल में हमें कन्वर्ट करवाना है उस नस्ल के नर से बारंबार बार बार उसी नस्ल के बुल से संकरण करवाते हैं और उससे जो गैर विवरणित नॉन डिस्क्रिप्ट जो समूह है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक विशिष्ट विवरणित नस्ल के अंदर जो है वो कन्वर्ट उससे हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग अप। तो ये विभिन्न प्रजनन के जो है तरीके हैं। आउटब्रीडिंग जो है उसके क्या लाभ होते हैं कि भाई उसमें क्या है, वही संकरण से अंतर संकरण के फलस्वरूप जो क्या है कि कई बार एक ही एक लक्षण जमा होने से क्या होगा कि उनमें रोगों की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। तो आउटब्रीडिंग से वो संभावनाएं क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। साथ ही साथ जो नए लक्षण है उनका भी पुनरावृत्त होता है। जैसे मान लो हमारे जो देसी गाय हैं उनका दुग्ध उत्पादन का लक्षण कम है तो हम दूसरी नस्ल से संकरण करवाते हैं, तो जैसे एचएफ से संकरण कराया था तो दूध उत्पादन उनका बढ़ जाता है। एचएफ गायें हैं उनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ताप सहने की क्षमता यदि कम होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो देसी नस्ल की गायें हैं उनसे हम संकरण करा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी डिजीज रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस पावर जो है वो बढ़ जाती है। जैसे हमारे यहाँ से ब्राजील के अंदर जो है गिर गायें वो ले जाके वहां पे उनका संकरण करवाया गया। तो ये जो कुछ अन्य लक्षणों का, विशिष्ट लक्षणों का समावेश करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरी नस्ल से या आउटब्रीडिंग जो है वो उसकी करवाई जाती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के ब्रीडिंग सिस्टम है, प्रजनन के दो प्रकार के तरीके हैं, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। दोनों के अपने अपने फायदे और कुछ हानियां जो है वो होती हैं इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग की। तो ये टर्म्स जो है वो थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। यद्यपि इस सेमेस्टर में आपके पूरा एक कोर्स है इंट्रोडक्टरी एनिमल ब्रीडिंग, परिचयात्मक पशु प्रजनन के नाम से, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जैसे हम अलग अलग पशुओं के अंदर विभिन्न जो श्रेणियों के अंदर, जैसे नवजात के अंदर, जो बुल के अंदर, उनके अंदर हम जब पढ़ेंगे उनके प्रबंधन के बारे में, प्रबंधन की तकनीकों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी आएगी, तो ये आपको समझना आवश्यक है। ठीक है, तो अब हम अलग अलग जो प्राणी हैं जैसे नवजात हैं उनका अलग अलग हम अध्ययन करेंगे कि विभिन्न जो प्राणी श्रेणियों के जो पशु हैं उनकी देखभाल कैसे की जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल से हम देखते हैं कि अलग अलग श्रेणियों के पशुओं की किस प्रकार से हम देखभाल करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।